Ma'am, say a woman becomes pregnant after getting this implant. So will she face any problem with breastfeeding? सो दिस इज़ ये एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि मेरे ब्रेस्ट फीडिंग में क्या Hmm. फ़र्क आएगा अगर मैं इम्प्लांट सर्जरी कराती हूँ। तो नाउ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इम्प्लांट जब करते हैं तो किन तरीक़ों से ब्रेस्ट इम्प्लांट किया जाता है। जिस तरीके से आपकी सर्जिकल स्कार Hmm. आती है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है कि इम्प्लांट से ब्रेस्ट फीडिंग में फ़र्क होगा कि नहीं। सो नॉर्मली जो मोस्ट कॉमनली डन है वो इंफ्रा मैमरी क्रीज होती है ब्रेस्ट की, वहाँ से इम्प्लांट को डाला जाता है और वहाँ पर कोई डक्ट्स नहीं होते, कोई मिल्क Hmm. डक्ट्स वहाँ पर इंटरफेयर नहीं होता है नॉर्मली। इसका कोई रोल नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग में। नॉर्मली अगर आप देखें तो आजकल ब्रेस्ट फीडिंग एक इशू नॉर्मल Hmm. पेशेंट्स में भी है जिन्होंने कोई इम्प्लांट सर्जरी नहीं कराई, कोई अबनॉर्मलिटी नहीं ली, कोई सिजेरियन नहीं कराया, फिर भी उनमें ब्रेस्ट Hmm. फीडिंग एक प्रॉब्लम है। तो वो एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम है। ब्रेस्ट इम्प्लांट को हम नहीं एंटाइटल कर सकते कि ब्रेस्ट इम्प्लांट की Hmm. वजह से उसे ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हुआ। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक और टेक्निक होती है जिससे कि इम्प्लांट डाला जाता है, वो पेरी एरियोलर टेक्निक से कई बार लोग डालते हैं। वहाँ पर आपके डक्ट्स आते हैं तो चांसेस होते हैं वहाँ पर कि कुछ इंटरफेयर हो। बट Hmm. इंफ्रामेमरी केस से जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ब्रेस्ट और मिल्क डक्ट्स का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो उससे ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है नहीं उससे। पड़ता है। मैम, सेफ्टी का एक मेजर इशू होता है, तो आपको बहुत एक्सपीरियंस है। आपने क्या एक्सपीरियंस किया है कि लोग आके किस तरह का कंसर्न आपको बताते हैं या उनके दिमाग में किस तरह के डाउट्स होते हैं? सो जैसे आप जानते हो कि किसी भी सर्जरी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हुँ, हैं, कुछ मेजर होते हैं। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी में भी कुछ देखा गया है। एक चीज़ होती है कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर, जो कि स्कार टिश्यू के आपके जब इम्प्लांट डलता है आसपास होने की वजह से इम्प्लांट कई बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हुँ, और उसको फिर आपको सर्जरी के माध्यम से निकालना पड़ता है। दूसरी साइड इफ़ेक्ट जो कई बार बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट है टेक्सचर्ड इम्प्लांट में देखा गया है, वो है BIALCL, जो कि ब्रेस्ट इम्प्लांट एसोसिएटेड एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा होती है। स्कार टिश्यू में कई बार कैंसर देखा गया और वो भी ट्रीटेबल होता है, हुँ, लेकिन ये एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है जो कि टेक्सचर्ड इम्प्लांट्स में देखा गया है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं जो कि हर पेशेंट को जो कि सर्जरी के लिए चूज़ करना चाहता है उसको ये जानकारी आवश्यक है समझना कि ये सब हो सकती है। और अगर हम बात करें परमानेंस की तो इम्प्लांट्स को रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हर हुँ, इम्प्लांट को रिप्लेस किया जाता है, 10 से 15 साल का समय होता है जबकि आप इसको रिप्लेस करते हैं। तो ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती है। सिलिकॉन जो है एक बायो कंपैटिबल टिश्यू है आपकी बॉडी के लिए और उसमें वो रहता है। 10 टू 15 ईयर्स में आपको रिप्लेसमेंट की नीड हो सकती है। ओके। और मैम, अगर हम लुक वाइज़ बात करें, तो देखने में और महसूस करने में क्या ये एकदम नेचुरल वाली जो फीलिंग होती है? सिलिकॉन इम्प्लांट जो है वो काफ़ी आपको कंफर्टेबल रहता है, बाहर से हुँ, बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि किसी ने इम्प्लांट कराया है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंडिविजुअल से कंपेरेबली सिमिलर लगता है, आप बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते हुँ, कि इम्प्लांट हुआ है। सो इट्स वेरी नेचुरल एंड द सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, द अमाउंट ऑफ प्रोजेक्शन और जो उसकी होलनेस इंक्रीज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है जब आप इम्प्लांट सर्जरी कराते हैं।